अस्सलाम वालेकुम। आज 3 मैचेस हुए हैं और बड़े ज़ोरदार मैचेस हुए हैं। 2 तो झटके मिले हैं भाई इंडिया को आज। एक उनकी साउथ अफ्रीका और इंडिया का जो टेस्ट मैच था, उस पे झटका लगा उनको। कोई उम्मीद ही नहीं कर सकता था कि अगले दिन हम उठेंगे और हमें पता चलेगा कि इंडिया हार चुका होगा और साउथ अफ्रीका जीत चुका होगा। बाय एनी स्ट्रेच वो मैच था ही नहीं साउथ अफ्रीका का। कैसे साउथ अफ्रीका इन हुई है और मैच छीन के ले गई इंडिया से। ये वही हुआ है जो हमारे साथ सेकंड टेस्ट मैच में इन्होंने किया था ना, हमसे छीन के ले गए थे मैच। एग्जैक्टली इन्होंने वही काम किया है आपके साथ भी। तो एक तो ये चीज है कि इसको डिस्कस करेंगे। एक ये है कि जी आज मिनी फखर जमान हमें मिला है इंडिया ए के मैच में, इंडिया ए और पाकिस्तान ए के मैच में राइजिंग स्टार के। और बिल्कुल उसने फखर जमान की तरह ही ठोका है। मुझे बिल्कुल उसकी इनिंग देख के ऐसा लग रहा था जैसे फखर जमान ने चैंपियंस ट्रॉफी में मारा था ना इंडिया के बॉलर्स को। आउट ऑफ द ब्लू एकदम से एक ऐसा प्लेयर आ गया जिसके बारे में मालूम ही नहीं था इंडिया को। और फिर पाकिस्तान उसने फखर जमान ने जो कूटना शुरू किया। और एक चांस मिला था नो बॉल का चैंपियंस ट्रॉफी में फखर जमान को। आज मां सदाकत को भी एक चांस मिला जब सूर्यवंशी ने उसका कैच छोड़ा। हाथ का कैच था, छोड़ दिया। अब वो उसको आप क्या कहेंगे, बैड लक बोलेंगे उनकी या क्या कहेंगे कि बैड फील्डिंग कहोगे या जो भी कहोगे। बहरहाल मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मां सदाकत का दिन था। ठीक है ना। एक वो कैच छूटा, एक बाउंड्री पे इतना जबरदस्त कैच हुआ जिसपे वो कोई रूल चेंज अप्लाई होता है जिसकी वजह से मां सदाकत आउट नहीं हुआ। तो आज मां सदाकत का बहुत जबरदस्त दिन था। बॉल उसके हाथ में, बॉलिंग भी अच्छी कर गया वो। और इंडिया ने हालांकि अच्छी बैटिंग की है, आप बुरी बैटिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे लगा यार कि पाकिस्तानी बॉलर ने पकड़ लिया था यार, दबोच गए थे इनको। इतना तो देख के नजर आ रहा था साफ साफ। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना कोई अच्छा स्टार्ट लेते 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 एकदम से जो है ना एक टीम 20 ओवर भी पूरे नहीं खेल पाती। ये कैसे हो गया। और ये इंडिया में तो नहीं होता, पाकिस्तानी करते हैं समझ में आता है कि हम अच्छा स्टार्ट थ्रो करते हैं और फिर 19वें ओवर में आउट हो जाते हैं। इंडिया ऐसा कर गया। तो आपको कहीं ना कहीं क्रेडिट पाकिस्तान की बॉलिंग को देना पड़ेगा कि इन्होंने, जो हमारे जो बॉलर्स थे, बहुत एक्यूरेट स्पिनर्स खास तौर पे बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर गए। मां सदाकत ने भी 2 विकेटें ले ली, 2 ली हैं 3 ली हैं शायद। तो 2 ली हैं। तो वो उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी। पेसर्स हमारे बड़ी अच्छी बॉलिंग कर गए। 3 विकेटें शायद अजीज ने ली। सुफियान मुकीम थोड़ा एक्सपेंसिव चला गया 2 ओवरों में, लेकिन ये एक अच्छा मूव था कि 2 ओवर है वो एक्सपेंसिव गया तो उसे तीसरा नहीं दिया और फौरन जो है दूसरे ऑप्शंस पे आ गया वो। अहमद दानियाल यार मुझे बहुत जबरदस्त लगता है, इसकी बॉलिंग लाइन लेंथ एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। अगर ये अपनी बैटिंग को थोड़ा सा, क्योंकि बॉलिंग में, अकेली बॉलिंग में शायद ये पता नहीं पाकिस्तान टीम में जगह बनाया ना बनाया मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर ये अपने आप को थोड़ा सा बैटिंग में बेहतर कर ले और बैटिंग बॉलिंग का एक ओवरऑल प्रोडक्ट बन जाए ना अहमद दानियाल, तो ये भाई पाकिस्तान के लिए बहुत आउट क्लास ऑलराउंडर बन सकता है ये। शाहिद अजीज के बारे में भी कहते हैं थोड़ी बहुत बैटिंग कर लेता है, तो वो भी एक अच्छा प्लेयर है। तो ओवरऑल अगर हम देखें, नमन धीर थोड़ा सा जरा फंस के खेला, 20 बॉल पे 35 रन किए। वैभव ने खेला। इनकी बस एक छोटी सी पार्टनरशिप थी जो लग रहा था कि थोड़ी सेटरिंग है, वरना उसके बाद तो भैया कुछ पता ही नहीं चला कि कौन कब आया कब गया। ये इनका जो कप्तान है जब जितेश शर्मा, इसको मां सदाकत खा गया। अब मां सदाकत तो हमारे रेगुलर बॉलिंग भी नहीं करता और इनके इतने बड़े बैट्समैन को खा गया जो इंडिया T20 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गया था ये। तो ये भी सोचने की बात है। निहाल वडेरा, आशुतोष शर्मा, ये बड़े बड़े नाम है भाई। ये आईपीएल के बहुत बड़े प्लेयर्स हैं, ये कहीं से भी छोटे प्लेयर नहीं है। ये आईपीएल की बहुत महंगी लाइनअप है। बड़ी तो है, महंगी भी बहुत है। उसके बाद जो है ये इस तरीके की परफॉर्मेंस दी। अच्छा, इनके, ठीक है बैट्समैन तो बुरे जो थे उससे थे, लेकिन जब बॉलिंग आई, बैटिंग आई है, तो उस वक्त हमारे मोहम्मद नईम ने अच्छा स्टार्ट लिया, बड़ा जबरदस्त छक्का मारा मिड विकेट को उठा के उसको। इनका बॉलर था जिसने स्लो बॉल करवाई थी। और मां सदाकत ने तो खैर, मैं कह रहा हूँ ग्राउंड के हर तरफ ठोका है इनको। वो ठीक है, थोड़ा रिस्क लेके खेला, उसका गेम शायद यही है। आ, वक्त के साथ साथ इम्प्रूवमेंट लानी होगी,
ये इस तरह बार-बार वैसे चलेगा नहीं कि आपको हर मैच में 2 चांसेस मिल जाएँगे। लेकिन अदर देन दैट मतलब है कि कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर ये आउट हो जाता तो कोई मैच हम हार गए थे। 40 रन रहते थे, कोई पता नहीं 55 बॉलें थी, 50 बॉलें थी, कितनी बॉलें थी। तो ऐसा कोई टारगेट नहीं था कि हम कर नहीं सकते थे। हमारे तो 2 ही आउट हुए थे। अभी तो हमारे पास गाजी गौरी था, इरफान नियाजी था, साद मसूद था, शाहिद अजीज था और कुछ हद तक सद अहमद दानियाल भी बैटिंग कर लेते, यानी 5 प्लेयर अभी पीछे मौजूद थे जिन्होंने 40 रन करने थे। तो ऐसा नहीं है कि कोई मतलब है कि कोई अगर मां सदाकत आउट हो जाता तो मैच ही हार जाते, ऐसा नहीं था। तो बहुत मुबारक हो यार, इंडिया ए को हराया, बड़ी जीत है। हमारी पीएसएल बहुत छोटी सी है आईपीएल के सामने। आईपीएल इतनी बड़ी है तो ये पीएसएल इतनी सी है, शायद और छोटी कर लो, ठीक है ना। उसके बाद अगर हमने इनको एक टफ टाइम दे दिया है तो भाई इसके इससे पता ही एक ही बात चलता है कि देखो टैलेंट टैलेंट होता है। ठीक है, आप पैसा लगा सकते हो, ग्रूम कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन जो एक एक अल्लाह की तरफ से गिफ्ट होता है ना किसी को, वो आप रोक नहीं सकते। आज माँ सदाकत का दिन था और ये नाम याद रखना भाई, इस बंदे ने अब जिसे बोलते हैं ना पाकिस्तान टीम का दरवाजा खटखटा दिया है। बहुत मुश्किल होगा इसकी जगह बनाना, पता नहीं बन भी पाएगी नहीं बन पाएगी। मुझे बस खौफ ये है कि अगर बनी और गलत जगह बनी तो ये भी हसन नवाज ना हो जाए। तो मैं ये दुआ करता हूँ या ये एक्सपेक्ट करता हूँ अपनी टीम के जो कोचेज वगैरह हैं कि भाई देखो, जिस प्लेयर को जहां लाओ ना उसको उसके नंबर पे चांस देना। पहले ये आकिब जावेद ने ये हरकत करी थी, साहबजादा फरहान को वापसी तो लाए, छठे नंबर पे खिला दिया। अबे छठे नंबर का प्लेयर है वो भी कहाँ, ऑस्ट्रेलिया। या ऑस्ट्रेलिया में ओपन कराया, वरना छठे नंबर पे खिलाया था जब वो सिलेक्टर था वहाब रियाज, तो छठे नंबर पे दिया था चांस, क्योंकि ऊपर बाबर आजम और वो खेलते हैं। तो ये इस तरीके से हम प्लेयर खराब करने की कोशिश करते हैं। तो भाई मैं ये इसीलिए कह रहा हूँ कि एक प्लेयर की एक जगह है, वो एक खास तरीके से खेलता है। अगर आपको वो तरीका पसंद नहीं है तो उसे ना खिलाओ, लेकिन अगर उसे खिला रहे हो तो फिर उसको उसकी जगह पे खिलाओ यार, ठीक है ना। माँ सदाकत ने दरवाजा तोड़ एंट्री मारी है। ये आपकी पाकिस्तान टीम का जो दरवाजा है ना, सिर्फ मैं गलत कह रहा हूँ, खटखटा दिया, शायद तोड़ दिया लात मार के। तो इस बंदे को देखना पड़ जाएगा, क्योंकि अभी मैं बता रहा हूँ ये जो खुमार है ना अभी इस जीत का, अभी ये और खुलेगा। आई होप कि हम आगे भी टूर्नामेंट में अच्छा करें, लेकिन हमारी जैसी टीम के लिए इंडिया की इतनी स्टार स्टडेड लाइनअप को चैलेंज ही दे देना ना बहुत बड़ी बात थी। चैलेंज दे देता, मैं तो कह रहा हूँ मैच क्लोज चला जाता बहुत बड़ी बात होती पाकिस्तान के। हमने तो यार बिल्कुल 13 ओवर 14 ओवर में समेट के रख दिया इनको। तो बहुत बहुत मुबारक हो यार पाकिस्तान को। अच्छा, इनकी बैटिंग बहुत अच्छी थी, इनकी बॉलिंग बहुत वीक है। कोई ऐसा बॉलर नहीं लगा जो कि 140 के पेस से बॉल करता हो। यश ठाकुर, कोई ऐसा खास बॉलर नहीं लगा मुझे। गुरजप्रीत ठीक है, स्किलफुल होगा, लेकिन कोई ऐसा बॉलर नहीं था जो हमें पेस से चैलेंज कर रहा हो। और जो सुयश शर्मा है, भाई मैं मान रहा हूँ ये आईपीएल का बहुत अच्छा स्पिनर होगा, लेकिन यार मुंह उधर जा रहा है उसका, वो बॉल कर रहा है पता नहीं क्या। मतलब इंटरनेशनल लेवल पे ना ये चीजें पकड़ी जाती हैं, ये मैं बता दूं। बड़े बड़े बॉलर आते हैं, आपको अपने बेसिक्स ठीक रखने होते हैं। इस मुंह कहीं और जा रहा है, बॉल कहीं और गिर रही है, और फिर स्विंग स्पिन भी हो रहा है तो पीछे बाय पे 4 हो रहे हैं, लेग बाय पे 4 हो रहे हैं। तो ठीक है, ये अच्छा स्पिनर होगा, मैं बुराई नहीं कर रहा। आईपीएल खेल रहा है तो अच्छा ही होगा, लेकिन ये मुझे कोई वर्ल्ड क्लास प्रोडक्ट लगा नहीं भाई, ठीक है। और ये बन भी नहीं पाएगा, क्योंकि जो मैं वही कह रहा हूँ ना, जो एक बॉलर की बेसिक्स होती हैं वो मिसिंग है। इसके फेस ही कहीं और निकल जाता है, देख ही नहीं रहा बॉल गिर कहाँ रहा है। इतना बेसिक्स अगर मिस करेगा तो ये लॉन्ग टर्म बॉलर नहीं है। शायद शॉर्ट टर्म में कोई एक आधे फेजेस में जाके इंडिया को कुछ मैचेस जितवा भी दे ऊपर जाकर कभी, अगर मौका मिला तो। लेकिन ये कभी कोई वर्ल्ड क्लास स्पिनर मुझे नहीं लगता बनेगा। उसकी वजह इसका खुद का एक्शन है, तो मैं उस वजह से इसको कोई बहुत बड़ा स्पिनर रेट नहीं कर रहा। और दूसरा जो ये हर्ष दुबे था, ये भी मुझे कोई खास पता नहीं, ये ऑलराउंडर है या बैटर है, दोनों ही मुझे नहीं लगा ये कौन है। इसका मुझे समझ नहीं आया ये था कौन। और फिर आपकी जो बैटिंग लाइनअप है वो है तो बहुत अच्छी। प्रियांश आर्या है, पंजाब किंग्स से 100 किया है। सूर्यवंशी, उसने वहां से राजस्थान से 100 किया हुआ है, अभी 150 किए हैं 2 दिन पहले वो यूएई के खिलाफ।
तो बड़ी टीम है। अच्छा, कुछ प्लेयर और भी हैं जिनको आप सोच सकते हैं कि शायद ये हो सकते थे। मिसाल के तौर पे आपने स्पिनर में इनको डाला है, ये सूर्य शर्मा वगैरह, ठीक है, अच्छी बात है। पर आप शायद, मुझे नहीं पता वो राइजिंग स्टार में आता है या नहीं आता, लेकिन आप राहुल चहर को डाल सकते थे। राहुल चहर क्यों नहीं आ सकता? राहुल चहर ने कोई बहुत ज्यादा मैचेस तो नहीं खेले, अच्छा स्पिनर है, बॉलिंग अच्छी करता है, उसकी बेसिक्स अच्छी हैं, इन सारे स्पिनरों से अच्छी है। तो वो आपका अच्छा ऑप्शन हो सकता था। और भी होंगे आईपीएल में, आई एम श्योर, जिनका मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा। लेकिन मुझे राहुल चहर इसलिए दिमाग में हट गया क्योंकि आपने लेग स्पिनर खिलाया, तो मेरे दिमाग में उसका नाम आया कि राहुल चहर अच्छा हो सकता था। दूसरा आपका जो हो सकता था प्लेयर, वो आपका ओपनर है प्रभ सिमरन, जो खेलता है किंग्स इलेवन पंजाब से। वो हो सकता था, बड़ा जबरदस्त ओपनर है वो, ओपन कर सकता था वो इसके साथ वैभव सूर्यवंशी है। मुझे नहीं पता कोई एज लिमिटेशन है तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर एज लिमिटेशन नहीं है तो भाई वो खेल सकता था। फिर आपका, क्योंकि आशुतोष भी तो खेला है, तो आशुतोष कोई छोटा बच्चा तो नहीं है। जब वो खेल सकता है तो फिर क्यों नहीं खेल सकता प्रभ सिमरन? और फिर आपका जो है वो किंग्स इलेवन पंजाब का जो मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन है शशांक सिंह, यार वो तो, मैं तो उसे सेकंड विराट कोहली समझता हूँ। जो उसकी बैड लग है सिर्फ वो नीचे खेल रहा है, वरना वो पूरा वन डाउन या टू डाउन का प्लेयर है, जो एक पूरी टीम को संभाल सकता है, उसमें वो काबिलियत है। तो वो भी प्लेयर आपने नहीं रखा है। शशांक सिंह होना चाहिए था, ये मेरा सोचना है, होना चाहिए था। तो शायद वो आपकी टीम को बहुत ऊपर रख सकता था, मिडिल ऑर्डर को खास तौर पर, क्योंकि वो टेक्निकली भी थोड़ा साउंड है। आशुतोष वैसे तो बहुत बड़ा फिनिशर समझा जाता है, दिल्ली के लिए भी अच्छा करता है, सब कुछ है। फ्लॉप, टोटल फ्लॉप, 6 बॉलें जाया करके आउट हो गया भाई। अच्छा, ये तो हो गया पाकिस्तान, इनका मैच हम जीत भी गए। और आगे मुझे वैसे, मैं एक अगर ओवरव्यू भी दे दूं ना, तो देखो, अगर आप इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी बात करो ना, तो शायद हम आज का मैच जीत गए। मैं फिर भी इंडिया की टीम को यहाँ रखूंगा, पाकिस्तान यही है। हम जीत गए, लेकिन इंडिया की टीम है इधर ही, ठीक है। और आगे उम्मीद भी मुझे यही है कि ये कमबैक मारेंगे। ये नहीं हो सकता कि एक मैच हार गए तो दूसरा भी यूं गिफ्ट करके थाली में दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। ये टफ टाइम देंगे और कमबैक होगा इनका। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ना पाकिस्तान को बहुत ज्यादा पागल होना चाहिए इस खुशी पे, और ना बहुत ज्यादा अफसोस करना भाई अगर हार जाओ। बस ठीक है, गेम है, हो गया, अच्छी बात है, हमें खुशी मिल गई आज के दिन। बट इसको बस एक नॉर्मल गेम की तरह ही लो यार, ठीक है, वी वन द गेम। आगे हम शायद हार भी सकते हैं, जस्ट टेक इट नॉर्मल। हो गया, अब जीत गए, खत्म हो गई कहानी, आगे बढ़ जाओ, आगे के मैच का सोचो। और ये मैं एक और बात भी कहना चाहता हूँ। ये बहुत से लोगों को ने शायद देखा ना हो मोहम्मद नईम को पीएसएल वगैरह में। भैया ये बहुत खतरनाक प्लेयर है। ये जिस दिन चला, ये अकेला काफी है पूरी इंडिया की टीम के लिए। और एक प्लेयर का मैं और बता दूं, ये मोहम्मद फाइक, ये पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर का फ्यूचर है वाइट बॉल में। इस नाम को याद रखना भाई, मोहम्मद फाइक, ठीक है ना। जिस दिन ये T20 में एंट्री मारेगा, ये अपनी जगह ले जाएगा, किसी को आने नहीं देगा। जिस दिन ये ओडीआई में एंट्री मारेगा, ये अपनी जगह ले जाएगा, किसी को आने नहीं देगा। इस नाम को याद रखना, मोहम्मद फाइक। ये ओडीआई का फ्यूचर है पाकिस्तान का। ये इतना लंबा सर्व करेगा ना पाकिस्तान को। बहुत जबरदस्त प्लेयर मिल गया ये पाकिस्तान के लिए। और ये निकला हमारी नेशनल T20, वही हमारे प्रोसेस से ही निकला हुआ प्लेयर है, डोमेस्टिक से। ये बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, इस नाम को याद रखना भाई। अच्छा भाई, अब आ जाओ एक बर्बादी पे जो साउथ अफ्रीका ने फेरी है इंडिया की। कसम से, क्या हुआ क्या है ये? मैं ये सोच रहा हूँ कि ये हो कैसे गया, समझ नहीं आया मेरे बिल्कुल भी ना। मतलब है कि मैं भी कल यही सोच के सोया था कि यार ठीक है, 93 पे साउथ अफ्रीका के 7 आउट है, 20-25 रन और बस खत्म। तो 159 खींच दिया उन्होंने। यानी आपने 3 विकेटों पे 60 के आसपास रन दे दिए। 60 से थोड़ा सा ऊपर कर लो, चलो 65, 67, 70 कर लो, तो अराउंड 70 रन आपने 3 विकेटों पे दिए। यार क्या कोई घटिया बॉलिंग की है। और ऑन दी अदर हैंड, तारीफ करनी पड़ेगी यार कॉर्बन बॉश और बबूमा की। क्या जबरदस्त बैटिंग करके गए हैं दोनों। कहने को नजर आ रहा होगा सिर्फ,
25 रन या 55 रन मैच विनिंग स्कोर था ये। ठीक है। और दूसरी एक चीज और भी है जरूरी समझने वाली कि एक तो इन्होंने यहाँ से बॉल बॉल बैटिंग से रोका भाई। बॉलिंग में आके तो जब ये मार्को यानसन आया है और उसने बॉलिंग शुरू करी है तो इसका बॉल पड़ के जिस तरह मूव हुआ तो थोड़ी सर्दी भी हो गई ना, तो हमारे वो जो ओवरकास्ट कंडीशंस हैं वो थोड़ी सी अप्लाई हो रही हैं दिन के टाइम में। बॉल ज्यादा घूमता है थोड़ा। ठीक है। तो उस वक्त मुझे मार्को यानसन इक्वल टू बुमराह लगा, जिस जितना इफेक्टिव वो हो गया था इस विकेट पर। केएल राहुल आपकी सबसे बड़ी विकेट थी। लोग कह रहे हैं यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल सबसे बड़ी विकेट थी। और उसके बाद आपकी सबसे बड़ी विकेट जो थी वो थी जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। वॉशिंगटन सुंदर 30 रन पे क्या खेल रहा था यार। अगर इस बंदे ने 20 रन और कर दिए होते ना, बस जीत गया था इंडिया। ये बड़ा जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन भारत वो आउट हुआ। और मैंने अपनी एक पिछली वीडियो में मैंने शॉर्ट्स पे भी डाली है मेरी, एक दिन 2 दिन पहले की वीडियो देख लेना। मैंने उसमें कहा था कि साइमन हार्मर से बच के रहना। साइमन हार्मर खा जाएगा आप सबको। और आपने नहीं देखा उसे, हमने देखा है। हमारे यहाँ मुल्क में आया था और हमें बर्बाद कर गया था यार सेकंड टेस्ट मैच में। मैंने ये कहा हुआ है अपनी वीडियो में। तो मेरी उस वीडियो की बात सच साबित हुई। मैन ऑफ द मैच साइमन हार्मर। साइमन हार्मर ने तबाह कर दिया। और बड़े टाइमली चेंजेस भी किए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे वॉशिंगटन सुंदर अच्छा खेल रहा था, वो विकेट नहीं दे रहा था, तो एडन मार्करम आया, थोड़ा सा उन्होंने बॉलिंग चेंज किया, एंगल वही रखा, बॉलिंग चेंज किया, उस पर आउट हो गया वो। तो जडेजा को बहुत जबरदस्त एलबीडब्ल्यू किया। तो सारे ही प्लेयरों को एक तरीके से ना पूरी तरह ट्रैप करके मारा है। और अक्षर पटेल ने एंड में एक अलग थोड़ा सा मोड अपना लिया कि यार छोड़ो, वैसे भी रोक रोक के आउट ही हो रहे हैं, मार मार के आउट हो जाते हैं। तो इस चक्कर में जो है वो मेरा ख्याल है 25-26 रन किए, 2 छक्के मारे। हाँ ठीक है। एक ओवर में उसने चौका छक्का चौका और फिर हवा में तना दी थी। बबूमा का वो जो कैच था ना, वो मैच टर्निंग पॉइंट था। शायद वो कैच ना होता तो जीत गए थे, इंडिया फिर जीत जाता। तो एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो कैच। तो और सबसे बड़ी विकेट थी इस मैच की वॉशिंगटन सुंदर और केएल राहुल मेरे हिसाब से, और जडेजा भी। लेकिन मैं अगर इन तीनों में से भी किसी को रेट करूंगा कि कौन सबसे बड़ी विकेट थी, तो वो वॉशिंगटन सुंदर की थी यार। क्योंकि वॉशिंगटन सुंदर जब आउट हुआ है ना, वहां से मैच एकदम से नए हाथों में चला गया था। फिर वहां से नई इनिंग बिल्ड होनी थी, बिल्कुल जीरो से सब करना था। और जब से वो खड़ा था, और ये बस वो 1 डाउन इसको भेजना जिसका भी फैसला था, अच्छा फैसला था। क्योंकि ये अगर नीचे आता तो इसको कम कम बॉलें मिलती। ये 92 बॉल्स खेल के गया भाईजान। बहुत अच्छा प्लेयर है ये मतलब आगे जाके पता नहीं क्या क्या रिकॉर्ड बनाना है इस प्लेयर ने। ये बड़ा आउटस्टैंडिंग प्लेयर मिल गया भाई इंडिया को। 3 फॉर्मेट प्लेयर है, जडेजा से की तरह ही है, लेकिन अब देखते हैं कितना करता है। लेकिन मुझे जडेजा से ज्यादा अच्छा लगता है कभी कभी। बॉलिंग में शायद नहीं, लेकिन बैटिंग में। तो ये हो गया भाई इंडिया का हिसाब किताब। आज आपको तबाह बर्बाद कर दिया है। आपको बड़ा मुबारक हो इंडिया को। और आपकी जो पिचेस की जो स्ट्रेटेजी है ना, ये हमसे भी बुरी है भाई। हमें अपनी पिचेस का के बारे में लोग कहते हैं कि जी आपने स्पिन ट्रैक बना दिया, पिच का नेचर बदल दिया, ये कर दिया वो कर दिया। यार हमारा मैच फिर भी 4 दिन जाता है भाई। आपको तो 2.5 दिन में तबाह कर दिया उन्होंने, या आप कर देते उन्हें। लेकिन ये पिच कोई ऐसी पिच थोड़ी थी कि जो कि जिसमें कोई मैच का मजा आ रहा था। ये क्या मैच है कि कोई आदमी 60 रन नहीं कर सकता एक मैच के अंदर। 60 रन एक बंदे का नहीं है चारों इनिंग्स में। ये कोई मैच है? तो मुझे पिच बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी, और ये शायद आगे भी ऐसी देंगे। एसजी का आपका बॉल होता है, इतना मोटा सीम है उसका, ये पिच पे जाके पड़ता है और इतना बड़ा बड़ा टर्न ले रहा है। ठीक है। ऊपर से फिर आपने विकेट भी स्पिन बना दी। और फिर बॉल का बाउंस कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है, कभी यहाँ आ रहा है। कौन बंदा सेट होकर खेलेगा यार। केएल राहुल कोई हल्का प्लेयर है, लेकिन ऐसी विकेट दोगे किसने खेलना है। हर बैट्समैन भाई यूं 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 ही लगा हुआ है, यूं यूं लगा हुआ है, डिफेंस पे लगा हुआ है, क्योंकि बॉल ही पिच नहीं रीड हो रहा। कभी नीचे बैठ रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। एक मैंने कोई कन्विंसिंग ड्राइव ही नहीं देखी पूरे मैच के अंदर। आगे निकल के लोग छक्के मार रहे हैं, ड्राइव ही नहीं कर रहे।
क्या पिच बनाई है, बिल्कुल बेकार सड़ी हुई पिच। आईसीसी को, इवन मैं पाकिस्तान के उसमें भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान भी जब पिच बनाता है तो हम कोई ऑल आउट पागल हो जाते हैं, बांग्लादेश भी पागल हो जाते हैं कि भाई ऐसी विकेट कर दो कि बिल्कुल ही मार दो ना, अगले को जान ले लो, उसकी रन ही ना हो उससे। मैं ये कहता हूँ कि आईसीसी को थोड़ा सा इंटरवीन करके ये तक कर देना चाहिए कि भाई ये एक पिच का नेचर है, आप इसका कोई 10-20% तक छेड़ लो, बस 20% से ज्यादा हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। कोच ऐसा लाना पड़ेगा यार, वरना ये तो फिर अजीब, तो फिर जहां पे भी जाओगे अजीब से ही फिर हिसाब किताब चल रहा है ना, जो चाह रहा है जैसी विकेट दे दे। भाई जी अगर किसी को बाउंसर से प्रॉब्लम है तो जी बना दो, बाउंसी ट्रैक्स बना दो, बाउंसरे मारते रहो पागलों की तरह। तो या स्पिन से प्रॉब्लम है अगर वेस्टर्न प्लेयर्स को, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड इन सबको स्पिन से। अब वैसे साहब आपस की बात तो ये है कि स्पिन के प्लेयर्स इंडिया में भी बुरे हो गए हैं, और इंडिया स्पिन के प्लेयर्स पाकिस्तान में भी बुरे हो गए हैं। सिर्फ अब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड साउथ अफ्रीका में नहीं रहे, हमारे भी बुरे हो गए हैं स्पिन के प्लेयर। और उसकी वजह क्या है, उसकी वजह है मेनली T20 लीग्स। इन लीग्स ने जो है लोगों की टेक्निक तबाह कर दी है। आज जो पहला मैच जो अभी हमने डिस्कस किया है राइजिंग स्टार वाला, वो क्यों एशिया कप का वो क्यों हारा है इंडिया? सारी आईपीएल की टीम थी और कंडीशन जो है वो स्पिन की मिल गई, फंस गए। तो यही मैं समझा रहा हूँ कि ठीक है आईपीएल जरूरी है, सब कुछ सही है, थोड़ा सा अगर ये हो सके कभी, तो मेरा ख्याल है ये लीग्स का जो टाइम है ना, इसे थोड़ा सा समर से हटा के कभी अक्टूबर नवंबर में भी रख लेना चाहिए। मुश्किल है, जारी बात है, मुझे पता है सीजन होता है, क्रिकेट ऑल अराउंड हो रही होती है, इतना आसान नहीं है, लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूँ कि कभी अगर थोड़ा सा मौसम चेंज फ्लिप हो ना, विंडो नहीं निकलेगी मुझे पता है, लेकिन फिर भी ये कभी हो कि यार अगर हम आईपीएल थोड़ा सा आगे देख लें ठंडे टाइम में, या हम जो है वो पीएसएल थोड़ा ठंडे टाइम में देख लें, तो जो ठंड का टाइम होता है ना, ये थोड़ी सी कंडीशंस पे इफेक्ट डालता है। सुबह और होंगी, शाम में और होंगी। गर्मी में तो सारा मौसम एक ही है भाई, तो उसमें जो है वो क्रिकेट अलग तरीके से हो रही होती है, और अब सर्दियों में जो क्रिकेट हो रही है ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसका भी इफेक्ट जो है वो इंडिया के प्लेयर्स पे आ रहा है। सर्दियों में जो है वो अलग तरीके की क्रिकेट होती है, आईपीएल में हम कुछ और, समर्स में कुछ और क्रिकेट खेल रहे होते हैं। पाकिस्तान का भी यही है, पाकिस्तान को भी जो है वो इस जब ये श्रीलंका से हमने सीरीज खेली है इसमें बड़े कैचेस छोड़े हैं हमने, हमने भी छोड़े हैं, श्रीलंका ने भी छोड़े हैं। वो इसलिए कि सर्दियों में मैचेस नहीं होते हमारे ज्यादा, ये सीरीज पड़ गई हमें सर्दियों में। तो बहरहाल अब जो भी है, मैच बहुत बुरा हारे। मैं ये मैच फॉलो नहीं करता साउथ अफ्रीका वाला ज्यादा, मैं सिर्फ और सिर्फ हाइलाइट्स देखता हूँ उसकी। और मैं हाइलाइट्स देखने से पहले मैंने गूगल पे स्कोर चेक किया था, तो मेरे जहन में यही था कि मैंने ऐसे फोन उठाया, मैंने बोला जरा देखूं, तो मेरे जहन में ये रिकॉल हो रहा था, लिखा होगा इंडिया 1 बाय करके कुछ लिखा होगा, तो लिखा हुआ साउथ अफ्रीका 1 बाय 30 रन। मुझे 11,000 वोल्ट का झटका लगा ये देख के कि ये हुआ कैसे है ये। खैर बहरहाल, गुड लक टू इंडिया, और कंग्रेट्स टू साउथ अफ्रीका यार, कमाल किया है ये इसलिए पता चलता है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप क्यों है। नाउ दे आर शोइंग कि क्यों है ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। ओ भाई खुदा के वास्ते थोड़ी बेहतर विकेट बना देना अगले मैच में 22 में। मुझे पता है कि आप लोगों को भी जीतना है, आप कोई ना कोई कारनामा तो अंजाम दोगे, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ भाई थोड़ी ऐसी पिच बनाओ जिस पर दोनों तरफ से कंपटीशन लगे। ठीक है, एटलीस्ट चौथे पांचवें दिन तो गेम जाए यार। ये क्या गेम हुआ, 2.5 दिन में खत्म हो गया। एक दिन में एक पूरे 10 आउट होते हैं, दूसरी टीम के 5 और हो जाते हैं, 15 विकेटें गिर गई एक दिन के अंदर। कोई गेम नहीं है यार, फजूल है इस तरीके की मैचेस देखना। और अब वैसे बाय द वे, स्पिन इज नो मोर अ थ्रेट टू वेस्ट, मुझे नहीं नजर लगता। न्यूजीलैंड ने आके इंडिया को मार दिया इंडिया के अंदर। ठीक है, बांग्लादेश ऑलमोस्ट आपको एक टेस्ट मैच मार के चली गई थी, वो तो बचा लिया था अश्विन ने। ठीक है ना, और चलो बांग्लादेश तो एशियन कंट्री है, लेकिन अब ये साउथ अफ्रीका आई, वो भी आप खोल के चली गई आपकी क्रिकेट को। तो सवाल सारा ये है कि इज इट अ थ्रेट टू वेस्ट एनीमोर? मुझे तो नहीं लगता, वो तो आपसे ज्यादा बेहतर खेल रहे हैं, आप बल्कि स्टिक से ट्रेनिंग कर करके जो है ना बेकार हो गए। वो अभी भी स्पिन अच्छी खेल रहे हैं आपसे। खैर,
ये हो गया इनका मैच। अब आ जाओ भाई अपने मैच पे, मेन चीज, और वो है पाकिस्तान और श्रीलंका का। श्रीलंका ने आज जो स्टार्ट लिया था वो बिल्कुल वैसे ही लिया था जैसे पिछले मैच में लिया। दोनों ने, कमल मिश्रा और प्रथम निशांका, दोनों ने अच्छा स्टार्ट लिया, बेहतर खेला और स्कोर अच्छा डाला शुरू में। ठीक है, उसके बाद बस फिर एक विकेट गिरने की देर थी, जो हारिस रऊफ ने आउट किया है और मोहम्मद वसीम ने जो इसको आउट किया है। मेन पहले विकेट मोहम्मद वसीम ने लिए बाय द वे, और बहुत आउट क्लास बॉल किया था उसने। तो मोहम्मद वसीम ने पहले आउट किया, फिर हारिस ने आउट किया है। फिर मोहम्मद वसीम ने जो कुशाल मेंडिस को बोल्ड मारा है ना, वो हाईलाइट थी बॉल। मैं जेफरी वेंडरसे को भी उसने बोल्ड मारा एंड में, यॉर्कर पे, इन स्विंगिंग यॉर्कर। मजा आया देखे, वो लगा मुझे शोएब अख्तर वाले बॉल याद आ गया, जो शोएब अख्तर करता था ना, बॉल रिवर्स होते हुए सीधा टेल करते हुए अंदर बॉल जाता था, और बॉल का सीम बिल्कुल ऐसे हो रहा होता था, यूं यूं टेल करता हुआ जा रहा है अंदर, और फिर वो आउट करके जैसे यूं जहाज बनाता हुआ जाता था। बिल्कुल वही वसीम, मोहम्मद वसीम ने आज वही काम किया। मुझे वो पुरानी वाली बॉलिंग याद आई शोएब अख्तर वाली, यार बहुत मजा आया इसकी आज बॉलिंग देखे। क्या रिवर्स हो रहा था, तेज रिवर्स जा रहा था अंदर। मैं सिर्फ मोहम्मद वसीम से एक बात कहता हूँ कि भाई अगर तूने किसी तरीके से अपना दूसरा स्विंग डेवलप कर लिया ना, तू अनप्लेबल हो जाएगा दुनिया में। कोई भी क्रिकेट खेलेगा तू अनप्लेबल हो जाएगा। अभी तेरे पास एक स्विंग है, रीड हो जाता है। जिस दिन तुझे दूसरा स्विंग करना आ गया, या मैं ये कह रहा हूँ दूसरा स्विंग भी नहीं हो, बेशक वो सीधा निकल जाए, तो अगर एक बॉल अंदर आ रहा है, एक बॉल सीधा निकल गया ना, ये काफी है बैट्समैन को पागल करने के लिए। भाई ये बॉल डेवलप करो आप। मैं कसम से बता रहा हूँ, कोई नहीं खेल पाएगा। बुमराह क्यों इतना बड़ा बॉलर है? दो स्विंग है उसके पास, एक्यूरेसी तो है ही है, स्विंग दो है। वसीम अकरम क्यों बड़ा बॉलर था? दो स्विंग थे। ठीक है ना, जिस बॉलर के पास दो स्विंग आ जाते हैं ना, वो बहुत डेंजरस हो जाता है। शाहीन अब बीच में पिटने लगा था, अब वो दोबारा जो उसने थोड़ा सा बेहतर किया अपनी बॉलिंग, वो इसलिए किया क्योंकि उसने दूसरा स्विंग थोड़ा बहुत करना शुरू किया है। मोहम्मद आमिर क्यों इतना अच्छा बॉलर था? दूसरा स्विंग, पहला बॉल अंदर होता था, दूसरा यूं बाहर निकलता था। अगर स्विंग नहीं करता था तो एंगल से बाहर निकाल देता था बॉल को। तो बड़ा बॉलर जो है ना, वो दोनों स्विंग सीखता है। अगर मोहम्मद वसीम को आगे जाना है, ठीक है, पेस 2 साल बाद, 4 साल बाद साथ नहीं देगा। आपको अगर लंबा बॉलर, बड़ा बॉलर बनना है लंबे टाइम के लिए, भाई दूसरा स्विंग डेवलप करो, वरना आपका करियर शॉर्ट हो जाएगा, पेस घटेगी और खत्म हुआ, आप फिर आपका करियर फिनिश है। तो एक तो ये कहानी है। दूसरा ये कि यार ये सदीरा समर और विक्रम फिर आज 48 रन के, यार बड़ा जबरदस्त बैट्समैन है यार ये। मुझे बड़ी अच्छी लगती है इसकी बैटिंग। आज हमारा जो डेब्यूटेंट था वो खा गया इसको, और इसने क्या बॉल कराया, इसको बोल्ड मारा है भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि वन मोर स्पिनर हैज अराइव्ड टू द सीन। फैसल अकरम भाईजान, बच के रहो। एक और खतरनाक स्पिनर आ गया है पाकिस्तान में, ये खेलने नहीं देगा। मैंने इसकी बॉलिंग बहुत क्लोजली ऑब्जर्व की है, इसे मारना आसान नहीं है। ये बहुत अच्छा बॉलर बनेगा आगे चल के। और ये उस विकेट पे बॉल कर रहा था जहां पर स्पिन ज्यादा नहीं है। जब स्पिन वाली ट्रैक पे आएगा ना, ये बॉलर पागल कर देगा, ये मैं बता दूं, ये पागल कर देगा। ये ऐसा स्पिनर है, और इतना बड़ा बड़ा स्पिनर जो उसने यूं जो वो जनरेट करता है ना, झटका मार के यूं, जबरदस्त रेव्स देता है वो अपनी बॉल में। और उसके बाद फिर कमेंडू मेंडिस पहले आउट हुआ था, फिर उसके बाद सदीर समर विक्रमा को आउट किया इसने, और फिर जनित लियाना को स्लो बॉल पे इनसाइड एज हुआ। फाइम को मुझे समझ नहीं आता, फाइम का स्लो बॉल रीड क्यों नहीं होता लोगों से यार? वो तो वैसे ही स्लो बॉलर है, उसके स्लो बॉल से क्या फर्क पड़ता है? पता नहीं, कुछ रीजन है उसके स्लो बॉल पे लोग आउट हो जाते हैं। पता नहीं ऐसा क्या खास कर रहा है, समझ नहीं आता। लेकिन जो भी कर रहा है वो पाकिस्तान के लिए बहुत फायदा हो रहा है उसका। उसके बाद फिर शाहीन शाह अफरीदी ने महीद शिक्षाना को एलबीडब्ल्यू मारा। फिर मोहम्मद वसीम ने जेफरी वेंडरसे को बहुत खूबसूरत इन स्विंगिंग यॉर्कर, रिवर्स स्विंग यॉर्कर पे बोल्ड मारा, बहुत जबरदस्त बोल्ड था। और हारिस ने फिर प्रमोद मधुशन को कैच कराया कॉट बिहाइंड। तो अगर ओवरऑल आप देखो तो मोहम्मद वसीम ने 3 आउट किए हैं 47 रन देके, और बाकी सारे बॉलर्स ने जो है वो, यानी अगर आप ओवरऑल बॉलिंग लगाओ सारी, क्योंकि बनी 210 रन है, तो
4 सवा 4 का रन रेट ही सबको पड़ा है 4.5 हो गया ज़्यादा से ज़्यादा। इससे ज़्यादा कोई पिटा नहीं, बॉलिंग बहुत अच्छी करी हमने। और उसका रीज़न यही था मेन, जो मुझे ऐसा लगता है, स्पिनर। एक स्पिनर भाईजान लाज़मी है। जब आप एक स्पिनर डालते हो, पाकिस्तान की बॉलिंग डिफरेंट हो जाती है बिल्कुल। जब हम 4 पेसर के साथ जाते हैं, फिर हम पिटते हैं। फिर हमारा मैच हाथ से स्लिप होने लगता है। और एक और भी बात है कि भाई ये बात बहुत क्लियर है कि मोहम्मद वसीम अगर खेला है ना नसीम शाह की जगह, तो मुझे बिल्कुल भी कमी महसूस नहीं हुई नसीम शाह की। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि नसीम शाह जो स्ट्रगल कर रहा है बॉलिंग में, मुझे नहीं पता क्यों, इंजरी है, फिटनेस है, जो भी मसले मसाइल हैं, लेकिन अभी आपके पास मोहम्मद वसीम फुली फिट, बेहतरीन पेस के साथ, बाउंस के साथ, स्विंग के साथ, रिवर्स के साथ बहुत बेहतर बॉलर है। अगर हमें 3 बॉलर का ट्रायड अभी बनाना है ना, अभी अगर बनाना है आगे टूर्नामेंट्स के लिए, जो अभी हमारे पास ट्राई नेशन आ रही है, इसके बाद आगे ऑस्ट्रेलिया है और फिर वर्ल्ड कप पड़ा हुआ है, तो यार मुझे ऐसा लगता है कि हमें मोहम्मद वसीम को इस सीरीज में कह रहा हूँ, नसीम शाह से ऊपर रखना पड़ेगा। मुझे पता है कि इसमें बहुत तकलीफ होगी सबको, लेकिन रखना पड़ेगा। बॉलिंग का फर्क बताता है भाई, ठीक है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, नसीम शाह ने मैच भी जिताया है ना एक ओवर अच्छा करके पहले मैच में, तो मैं वो नहीं कहूंगा, लेकिन उसने जो शुरू में बॉलिंग की खराब बॉलिंग कर रहा था ना, वो उसकी फिटनेस की निशानी है भाई। तो अगर आपको 2 बॉलर में से एक फुली फिट बॉलर भी अच्छी बॉलिंग करता हुआ मिल रहा है और एक फिट नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ उसको प्लान से आउट कर दो, ट्रैश कर दो, लेकिन अभी मौका अगर आप मोहम्मद वसीम को दे दोगे कि ज्यादा बेटर बॉलिंग कर जाएगा, ऐसा मुझे देख के लगा आज। ठीक है ना। अब आ जाओ भाई हमारी बैटिंग पे। फखर जमान वही 55 रन किए, 50 रन किए, आराम से 20 रन और कर सकता था। 30 बॉलें नहीं, 40 बॉलें लेके करता। ठीक है ना। इनिंग को बिल्ड करके फिर मार सकता था, लेकिन बस वही वाली खुजली, वही खुजली होती है इनको। 50 रन किए और बहुत अच्छे 50 किए, लेकिन 50 के बाद बस खुजली शुरू हो गई कि मैं तो मारूंगा। एक छक्का भी मारा या चौका मारा था जेफरी वेंडरसे को, और फिर उसको दोबारा कैच दे के पहली विकेट दे दी। फिर हसीबुल्ला बिल्कुल भी नजर नहीं आया कि ये खेलने खेलने के माइंडसेट में है, या कुछ डिस्टर्ब सा लगा मुझे तो, सच बात है, मैं अगर सच बोलूं। ऐसा कैसे हो सकता है एक प्लेयर 12 बॉलें खेले और उसको सिंगल ना मिले, स्पिनर लगा हुआ था और सिंगल भी नहीं मिलेगा। तो मुझे मुझे नहीं पता, मुझे ये जहनी तौर पर थोड़ा सा डिस्टर्ब लगा, या लगा कि शायद वो पूरी तरह गेम के अंदर नहीं है। चेहरे से भी थोड़ा सा डिस्टर्ब सा लग रहा था। मुझे नहीं पता, मुझे लग रहा था या वाकई में था, लेकिन वो लगा नहीं यार वो पूरी तरह के वो कोई अपने रिदम में है। और दूसरी बात ये है कि मैंने इसको हमेशा मिडिल ऑर्डर में देखा है भाई, अपनी डोमेस्टिक के अंदर खेलते हुए। आपने इसे ओपनर भेज दिया, और ओपनर इसलिए भेज दिया क्योंकि मोहम्मद रिजवान ने कहा था मैं नहीं हटूंगा। ये चीजें जब होती है ना यार, तो फिर आप टीम नहीं बना सकते इस तरीके से। मोहम्मद रिजवान को क्या प्रॉब्लम थी अगर एक मैच में पीछे हट जाता भाई? तुम टेस्ट खेलते हो, तुम ओडीआई खेलते हो, एक मैच में हमें अपनी बेंच चेक करनी है, तुमने साइम को बिठवा दिया और उसे ओपनर भेज दिया। चलो भाई अगर ऐसे ही था तो रिजवान को ओपन करते, उसे तो उसका नंबर देते, जो उसका नंबर है उस पर तो खेलने देते उसे। खैर इसमें गलती दोनों एंड पे है। गलत नंबर पे खिलाया, ये बोर्ड की गलती है जो हम हमेशा करते हैं नए लोगों के साथ, ताकि अब बाहर करना आसान हो जाए। ये आज की कहानी नहीं है, ये तो हम जब से मैं पैदा हुआ हूं मैं यही देख रहा हूँ कि जिसको बाहर करना हो उसे गलत गलत सीरीज और गलत नंबर पे बैटिंग करा दो, बस खत्म हो गया उसका काम। और दूसरा, हसीबुल्ला की भी अपनी गलती है कि यार कोई गेम प्लान तो लेके आते हैं। ये क्या गेम प्लान है कि या तो मैं रोक लूंगा या फिर मैं मार दूंगा। ये जो मुझे माइंड सेट है ना, ये इतनी तप चढ़ती है ना मुझे देख के कि यार तुम्हारे पास बीच में कुछ नहीं है क्या? डोमेस्टिक के प्लेयर हो, 50 की एवरेज है यार लिस्ट में, तो मैं ये तो मान नहीं सकता कि तुम कोई हल्के प्लेयर हो गए। अगर एक बंदे पे हिट नहीं लग रही है, कुछ सिंगल्स नहीं मिल, कोई जो है वो रूम नहीं दे रहा है, सिंगल्स निकालो, सामने वाले को रन दो यार, 5-6 रन करके इनिंग तो निकालो आगे, उसके बाद मार लेना। 5-6 रन करो, 8 रन करो, नहीं मारो यार कोई बात नहीं, चौके नहीं लग रहे, कट शॉट नहीं लग रही, ड्राइवें नहीं लग रही, नहीं मारो, नहीं मारो, सिंगल डबल करके इनिंग तो चलाओ। 12 बॉलें खेल के कैसे जीरो हो सकता है? तो ये बहुत गलत चीज लगी मुझे दोनों। मैं ये गलती उसकी कह रहा हूँ, हसीबुल्ला की कह रहा हूँ। यार ये नहीं हो सकता, आप पाकिस्तान टीम से खेल रहे हो यार, मजाक ठीक है, एक ही मौका मिला,
लेकिन मैं वही बात कहता हूँ कि देखो ये ठीक है, आपको ज्यादा मौके मिलने चाहिए, हर प्लेयर ज्यादा मौके देने से बनता है, लेकिन यार कभी कभी आपको मौका पकड़ना होता है, समझ रहे हो ना, ग्रैब करना होता है हाथ से। ठीक है ना, दुनिया में सारे बड़े प्लेयर, सचिन तेंदुलकर लेवल के प्लेयर्स भी, फखर जमान के लेवल के प्लेयर्स भी, फखर जमान चैंपियंस ट्रॉफी में फर्स्ट चॉइस नहीं था 2017 में, अहमद शहजाद था, बीच ट्रॉफी के अंदर डाला है उसको और वो वहां से चैंपियंस ट्रॉफी का मैन ऑफ द मैच बन गया और दुनिया का सबसे बेहतरीन ऑलराउंडर ओपनर्स में से आने काउंट होने लगा। एक ही मैच मिला था उसे, उसमें 40-45 रन किए थे और जगह अपनी पक्की कर ली थी। तो यार थोड़ा सा मेंटली टफ हो, ठीक है ना, ये छोटे मौके मिलते हैं ना, इनको जाया नहीं करना होता। मैं ये बोल रहा हूँ, अगर आप आके 4-5 चौके लगा के आउट हो जाते हैं ना 20 रन पे, 15 बॉलों पे, तो भी शायद कोई गलत ना कहता, वो कहता है ठीक है अच्छा खेला, आउट हो गया कोई मसला नहीं। लेकिन आप एटलीस्ट खेलो तो सही, आपने तो खेला ही नहीं है। 12 बॉलों पे 0 इज अ क्राइम इन ओडीआई। दूसरी तरफ वो इतना बुरी तरह मार रहा है फखर जमान और आपका बल्ला ही नहीं खुल रहा। दोनों तरफ से फॉल्ट है, एक ने गलत नंबर दिया टीम ने, कप्तान ने, और दूसरी तरफ से आपने मौके का यूज भी नहीं किया। क्या चलो ठीक है, अगर ओपनर भी भेज दिया था तो भाई क्या ऑस्ट्रेलिया में ओपन करा रहे हैं आपसे, पाकिस्तान में ओपन कर रहे हो ना यार। कभी पाकिस्तान में कोई क्लब के मैच में भी ओपन नहीं किया, कभी क्या किया है ना, तो वो वही करना था जो यहाँ करते हो, वहां करते हो, वो यहाँ करते हैं। बेसिक्स पे रह के खेलना था। जो शॉट मारा है वो तो कहीं से भी क्रिकेट की बेसिक नहीं थी। तो गलती भाई आपकी भी है और इम्प्रूव करके आना। मैं बार बार कहता हूँ, मैं मुझे बहुत खुशी होती है जब डोमेस्टिक के प्लेयर्स जगह बनाते हैं और जगह रिटेन करते हैं, ये मेरे लिए बहुत खुशी की चीज होती है और ये देख के मेरा खून भी बहुत जलता है। जिस तरह आप खेले हो, क्या फायदा वो इतनी मेहनत करने का डोमेस्टिक में यार, जब मौके मिलते हैं तो ऐसे जला जला के फेंक देते हो आप मौके। अब दोबारा ओडीआई का इंतजार करना, जब शुरू होगी तो फिर मौका मिलेगा। अच्छा खासे मौके मिलते हैं, जाया कर देते हो यार। हमें अपनी बेंच भी स्ट्रांग करनी है, दूसरा ये कि भाई यंगस्टर्स की जरूरत है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि आप साइम की जगह ले रहे हो। साइम का देखा ना बल्ला कैसे चलता है, और अपना बल्ला देखो भाई कैसे चला रहे थे आप यार। थोड़ा सा अपने आप को पिकअप करो, जरूरी है ये। हम चाहते हैं टीम का हिस्सा बनो, बट इस तरह नहीं, ठीक है ना, मौकों को यूज करो, अपने आप को मेंटली बिल्कुल मैच के अंदर रखो। थोड़ा सा खोए खोए रहना, पता नहीं क्या डिस्टर्ब माइंड से खेलना, समझ नहीं आया क्या चाह रहे थे भाई। खैर, उसके बाद फिर बाबर आजम, रिजवान रिजवान ने मैच खत्म किया मोहम्मद हुसैन तलत के साथ। बाबर आजम ने 34 रन बनाए। सही खेला बाबर आजम, अच्छा बॉल पड़ गया फिर फ्रीमैन से का। और रिजवान और उसने सलमान अली आगा को भी बहुत अच्छा बॉल पड़ा था। मैं इन दोनों को आज ब्लेम नहीं करूंगा यार, कभी कभी बॉलर अच्छी बॉलिंग कर रहा होता है, उसे क्रेडिट देना चाहिए। तो ये था, और हुसैन तलत ने भी बहुत अच्छी बैटिंग करी, 42 रन बनाए। ये होता है जगह सिक्योर करना, जो आज हुसैन तलत ने किया है। या हसीबुल्लाह को समझना पड़ेगा, ऐसे जगह घेरी जाती है, आपको जगह घेरनी पड़ेगी। आप बाबर आजम नहीं हो। मैं बार बार कहता हूँ, जो लड़के डोमेस्टिक से आते हैं उनको अपने आप को मेंटली रेडी रखना होगा। आपको वो मौके नहीं मिलेंगे जो शादाब को मिलते हैं, जो बाबर को मिलते हैं, जो रिजवान को मिलते हैं। इन सबको फ्रेंचाइजर्स ने पकड़ा हुआ है, ये फ्रेंचाइजर्स के लड़के हैं, इनको मिलते रहेंगे मौके। ये फ्लॉप होंगे, ये दोबारा वापसी आ जाएंगे, आप नहीं आओगे। समझ में आ रही बात मेरी? तो अपनी जगह सिक्योर अगर करनी है तो मौके पे चौका मारना सीखो, अपनी जगह को घेरना सीखो। एक मैच मिला है, करो एक मैच में जो भी कर सकते हो। ये नहीं 12 बॉलों पे रोक के चले गए मैच पूरा। तो ये आपकी भी गलती है भाई, इसको समझो। और खैर, पाकिस्तान ने बहुत अच्छा मैच खत्म किया। अभी तो बहुत बैटिंग भी बाकी थी हमारी। इस मैच में हमने वैसे मोहम्मद नवाज नहीं खिलाया, उसके बावजूद भी हम अच्छी बैटिंग कर गए और मैच जीत गए। अब यहाँ श्रीलंका से भी एक सवाल पैदा होता है कि भाई, जब आपके पास हसरंगा और वेंडर से जैसे दो वर्ल्ड क्लास स्पिनर, मैं वर्ल्ड क्लास स्पिनर इसलिए कहता हूँ वेंडर से को, क्योंकि जब इंडिया ओडीआई सीरीज खेलने गई थी ना श्रीलंका के अंदर, तो ये अकेला खा गया था पूरी इंडिया की टीम को। रोहित शर्मा, विराट कोहली, सबको अकेला खा गया था ये। ठीक है, इतना अच्छा स्पिनर, ठीक है, जो इतनी एक्यूरेसी से लेग लेग स्पिनर तो एक्यूरेट होते ही नहीं है। ठीक है, जो इतनी एक्यूरेसी से लेग स्पिन कर रहा है, जो अगर किसी ने एक्यूरेसी देखनी है ना इसकी, तो वो जाके सलमान अली आगा का डिसमिसल देख ले बस।
उसे पता चल जाएगा कि कितनी प्रिसिशन के साथ इसने एलबीडब्ल्यू मारा, उसको रीड ही नहीं हो सकती थी वो बॉल। जिस जगह से वो बॉल अंदर घुसी है स्टंप्स के अंदर, वो एलबीडब्ल्यू हुआ है जहाँ पे। तो ऐसा स्पिन, मैं सिर्फ श्रीलंका के जो भी कोचेस वगैरह हैं, मैं ये समझ चाह रहा हूँ ये क्यों बनाया हुआ है कि जी अगर हसरंगा खेलेगा तो वो नहीं खेलेगा, वो खेलेगा तो ये नहीं खेलेगा, ये क्यों बनाया हुआ है आपने? आपके पास दो अच्छे वर्ल्ड क्लास स्पिनर्स मौजूद हैं, दोनों को खिलाओ। आपका ये प्रमोद मधुशन और ये सारे हैं, इनमें से जेनिथ लियाना के जेनिथ लियाना के को सिर्फ खिलाते हैं कि जी बॉलिंग बैटिंग दे देते हैं। और बॉलिंग तो क्या दे रहा है वो आपको? बॉलिंग में एक विकेट भी दे रहा है आपको? मुझे तो नहीं नजर आ रही उसकी कोई भी बॉलिंग वॉलिंग। कोई एक बॉलर शॉर्ट कर दो भाई, आप शॉर्ट कर दो। अगर तीन स्पिनर हैं और तीन में से कोई दो खिलाने हैं, महेश थीक्षाना, हसरंगा और जेफरी वेंडर से, तो मैं ये पूछ रहा हूँ क्या कोई इसमें प्रॉब्लम है कि आप तीन स्पिनर और एक फास्ट बॉलर से चले जाओ और एक ऑलराउंडर ऊपर देख लो, जो भी आपने देखना है, लियाना के देखना है, जो भी है। क्या जरूरी है कि आपने दो फास्ट बॉलर के साथ जाना है? कहीं लिखा हुआ है कहीं कोई, मतलब है कोई पक्की चीज है कि करनी करनी है? अगर आपको जो है वो, अभी मैं इनके फास्ट बॉलर जरा देखता हूँ। ये जो आपने मौका दिया है आज मलिंगा को, ठीक है अच्छा बॉलर था, तेज था, लेकिन मैं, ठीक है आप बेंच के चेक पॉइंट ऑफ व्यू तो ठीक है, लेकिन मैं वैसे पूछना चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास एक बॉलिंग की ऑप्शंस बन रही हैं, ठीक है, इसमें आपके यहाँ कमेंदू मेंडेस भी आता है और ये सब आते हैं, तीन स्पिनर के साथ जाने में प्रॉब्लम क्या है? अगर आपकी इस बॉलिंग लाइनअप में वेंडर से और हसरंगा दोनों साथ हों, खुदा की कसम हर टीम 180 रन पे गिरेगी। ऊपर बैटिंग में आप क्या करते हो, ये सेकंड क्वेश्चन है। बॉलिंग में तो पहले आप नहीं करने दोगे ना, जो भी जहां, और मैं ये कह रहा हूँ ये हर जगह अप्लाई कर लो, हर जगह अप्लाई कर लो, हर जगह आप गिरा दोगे। अदर देन कोई बहुत ही सीमिंग कंडीशन हुई साउथ अफ्रीका वगैरह में, ऑस्ट्रेलिया वगैरह, जहाँ बाउंस इतना इतना है, फास्ट बॉलर खिलाना जरूरी है। उसके अलावा तो मैं बात ये गारंटी से लिख के साइन करके दे सकता हूँ कि जहां पर हसरंगा, वेंडर से और महेश तीक्षाना खेल गए, वो मैच श्रीलंका नहीं हार सकता, ये गारंटी से बता रहा हूँ। और आप लोगों ने जो है वो दो स्पिनर खिलाने हैं, फिर एक ऑलराउंडर भी डालना है, फिर दो फास्ट बॉलर भी। क्या है यार, अपनी स्ट्रेंथ समझो। आपकी स्ट्रेंथ स्पिन है, स्पिन थी, स्पिन हम देखते आ रहे हैं बचपन से यार, जब मैं 5वीं क्लास में था जब से मुझे पता है कि आपकी स्ट्रेंथ जो है वो स्पिन है। और आप तीन स्पिनर खिला दो, दुनिया की कोई टीम नहीं खड़ी हो सकती आपके आगे। और आप उसमें से एक इतना अच्छा स्पिनर आखिरी मैच में खिला रहे हैं एज अ बेंच, बेंच स्ट्रेंथ। पागलपने की इंतहा है, पागलपन की इंतहा है ये। खैर भारत भाई, आपके अपने पागलपनी के फैसले हैं, जयसूर्य जैसे बंदे से तो मैं नहीं एक्सपेक्ट करता था, लेकिन भारत अब कुछ सोच के ही खिला रहे हो क्या खिला रहे हो, लेकिन मुझे नहीं पता भाई, इसको, इस बंदे को हमेशा बेंच स्ट्रेंथ क्यों ट्रीट किया जाता है? ये कोई तीन विकेटें लेकर, और चौथी भी ऑलमोस्ट ले गया था ये रिजवान की, जो कि वो एलबीडब्ल्यू था या नहीं था वो अलग क्वेश्चन है, शायद नहीं था, लेकिन ले गया था ऑलमोस्ट उसे भी ये। तो ये पूरा स्पिनर है, पूरा चार पांच स्पिनर आउट करने वाला, चार पांच आउट करने वाले स्पिनर को आपने बिठाया हुआ है, वो आपकी मेन 11 का हिस्सा नहीं बनता? कमाल है भाई, फिर तो सही सही खड़े हो आप, जिस जहां हो आप बिल्कुल सही खड़े हो। खैर बहरहाल ये हो गया, ये तो आज की वीडियो हो गई पूरी। दूसरा ये कि आज एक शाहीन शाह अफरीदी से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में शाहीन शाह अफरीदी से पूछा गया कि जी, उसको बोला जी मुबारक हो आपकी, आप ये मैचेस वगैरह जीते हैं, दो सीरीज हो गई ऑन द लाइन, ऑन द ट्रॉट स्ट्रेट, और आपने जो है वो बहुत अच्छा स्टार्ट लिया अपनी कैप्टनसी में। और दूसरी तरफ जो है वो इंडिया ए ने को जो है वो पाकिस्तान ए ने भी हरा दिया है। तो शाहीन शाह अफरीदी ने भी दोनों चीज़ों को एक्नॉलेज किया, उसने कहा जी हाँ बिल्कुल मैं खुश हूँ, और मैं इस पर भी खुश हूँ कि हमारे जो पाकिस्तान ए की टीम है उसने भी बड़ा अच्छा किया। उस पर उसको हल्की सी स्माइल भी आई, तो मुझे उसको लगा कि ऐसे वो ये सोच रहा है, कह नहीं रहा लेकिन सोच रहे कि यार हम नहीं हरा सके, लेकिन चलो हमारी छोटी वाली टीम ने तो मारा। मुझे उसकी स्माइल में वो खुशी महसूस हो रही थी, नजर आ रहा था। मोहम्मद वसीम के बारे में सवाल पूछा, तो उसने कहा कि देखो उसकी इंजरी के थोड़े प्रॉब्लम्स थे, आई होप सच ही कह रहा हूँ, इंजरी के मसले थे, इस वजह से हम उसे मौके नहीं दे रहे थे, लेकिन हम टीम में रखते थे, लेकिन अब वो फुली फिट था तो हमने उसे मौका दिया।
उसने बहुत अच्छी बॉलिंग करी और आज प्लेयर ऑफ द मैच बन गया वो मोहम्मद वसीम। देखो ये होता है बॉलर, दो मौके मिले, एक में मैन ऑफ द मैच उठा गया, और ऐसे बॉलर को हम बेंच पे बिठा के रखते हैं। तो ये सारी बात है। और फिर उसके बाद उससे एक सवाल और हुआ था ट्राई नेशन सीरीज के बारे में, कि जी ट्राई नेशन सीरीज के बारे में आप क्या सोचते हैं, कैसा आपको लगता है कि पाकिस्तान क्या करेगा और ये सब। तो उस पर भी बड़ा पॉजिटिव था, उसने कहा कि इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि होम में जो है वो जीतें और अपनी विनिंग स्ट्रीक कंटिन्यू करें। तो एक अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई थी। उसके अलावा एक छोटी सी बात बस मैं कर लूँ, फिर मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ, कि हुसैन तलत अब जस्टिफाई कर रहा है अपनी जगह को, जो कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, देख के अच्छा लग रहा है। हुसैन तलत के बारे में एक बात समझनी पड़ेगी। हुसैन तलत एक ऐसा लड़का है जो फुली फिट है, और उसके पास सारे शॉट्स मौजूद हैं ग्राउंड में खेलने के। स्वीप खेलता है, कट खेलता है, ड्राइव खेलता है, सीधा खेलता है, मिड विकेट खेलता है, इधर खेलता है, इधर खेलता है। सारे शॉट्स ऑल ओवर द ग्राउंड उसे मारने आता है। ये उस बंदे की स्किल है, ठीक है, और फुली फिट है। अब प्रॉब्लम कहाँ आती है उसकी? प्रॉब्लम ये आती है कि वो गलती करके आउट हो जाता है। ये चीज कवर अप हो सकती है विद एक्सपीरियंस। लेकिन मुझे हुसैन तलत की सिलेक्शन इसलिए अच्छी लगती है कि एटलीस्ट ये एक ऐसा प्लेयर है मिडिल ऑर्डर में जो कि शॉट्स सारे रखता है। कल को अगर आपको कोई स्पिनर अच्छा लगता है, कल आपको कोई फास्ट बॉलर अच्छा लगता है, तो इसके पास वो शॉट्स मौजूद हैं। गलती कर जाए, वो रह जाए, जो कि उसको कवर करनी पड़ेगी, जैसे जैसे खेलेगा बेहतर होना पड़ेगा वक्त के साथ साथ। लेकिन एटलीस्ट वो अपनी जो रेंज है ना, उसको कवर कर सकता है, रेंज से कवर कर सकता है गलतियों को। एक्सपीरियंस के साथ साथ वो गलतियां खत्म हो जाएंगी। तो अगर इसको कंसिस्टेंट मौका मिला, मुझे नजर आ रहा है कि हुसैन तलत हमारे मिडिल ऑर्डर में एक परमानेंट फिक्सचर बन जाएगा। सलमान, बाबर, सलमान, बाबर, रिजवान, सलमान और हुसैन तलत, ये जो चार है ना, ये आपको बहुत स्टेबिलिटी दे देंगे यार मिडिल ऑर्डर में। वो स्टेबिलिटी इस सीरीज में नजर आई है। तो जिसने भी इसकी सिलेक्शन करी है, जिसने भी इसे कंसिस्टेंट चांसेस दिए हैं, भाई आपको भी वेल डन और हुसैन तलत को भी वेल डन। अब आ जाओ आखिरी टॉपिक, बाबर आजम, जिसके बगैर वीडियो ही नहीं बनती। बाबर आजम का यहाँ से एक्सपेक्टेशन क्या होनी चाहिए? देखो, बाबर आजम ने अपना जो जिंक्स था वो तो तोड़ दिया। 100 नहीं हो रहा था जी, हो गया, ठीक है। बाबर आजम से हमें एज फैंस, एज व्यूअर्स, और खुद बाबर आजम और खुद टीम को, पाकिस्तान टीम को क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखो, मैं सिर्फ बाबर आजम से ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो अपना माइंड को क्लियर रखे, वैसे ही खेले जैसे वो आज खेल रहा था, जैसे वो 100 करते हुए खेला। जब माइंड क्लियर होता है ना, तो बाबर आजम का बल्ला ही अलग चलता है। ये आप देख लो आज की वीडियो उठा के, जो उसने कट शॉट मारे हैं, जो उसने सीधे शॉट खेले हैं, उसमें जो पावर जनरेट हो रही थी ना, वो एक क्लियर माइंड की निशानी होती है। और वो क्लियर माइंड कब हुआ है? 100 करने के बाद। हम सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं, भाई आप क्लियर माइंड से आओ और खेलो अपने शॉट्स। अगर आप लंबी इनिंग नहीं ले जाते हो, आप फर्ज कर लो 10 रन पे आउट हो जाते हो, 5 रन पे आउट हो जाते हो, हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, एज लॉन्ग एज आप सही, आपके पैर सही चल रहे हो, आपके शॉट सही लग रहे हो। आउट हो गए कोई मसला नहीं। बड़े से बड़ा प्लेयर 5-10 रन पे आउट होता है। विराट कोहली के 0 पे 2 दफा गया था। सब प्लेयर आउट होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि जिस दिन 30-35 करो भाई, ठीक है, उस दिन उस 30-35 को 60-70 कन्वर्ट कर देना बस। जिस दिन 30-35 कर जाओ, जैसे आज 30-35 कर गए थे, बॉल बहुत अच्छा पड़ गया, लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि जब 30-35 हो गया है ना, तो फिर वो 60-70 होना चाहिए, ओडीआई में भी, T20 में भी। उसकी वजह यह है कि जब तक आप बड़ा स्कोर नहीं कन्वर्ट करोगे, उसे बड़ा कन्वर्ट कैसे होगा? आपको अपनी रेगुलर ट्रेडिशनल क्रिकेट खेलनी है, जैसे आप खेलते हो। छक्के मारने नहीं जाना। अभी T20 आ जाएगा, गेम चेंज करने की मत सोचना भाई, खुदा के वास्ते कोई गेम नहीं चेंज करना। जो आपकी नेचुरल गेम है आप वही खेलो। आप 40 बॉलों पे 50 कर लेना यार, 45 बॉलों पे 50 कर लेना, मिडिल ऑर्डर में टिक जाना, आपके अराउंड टीम खेल लेगी, ठीक है। फिर वही बात बोल रहा हूँ, जब 30 करो
तो उसको आगे खींचो। ले 5-10 रन पे आउट हो गए, हमें कोई गम नहीं है। ये एक्सपेक्टेशन लगाना कि अब तो जी बाबर क्योंकि फॉर्म में आ गया है तो लिहाजा वो तो हर मैच में रन करेगा, ये बाबर के साथ भी ज्यादती है, ये पाकिस्तान टीम के साथ भी ज्यादती है। ठीक है, ये हमें फैंस को समझना पड़ेगा कि बाबर आजम ठीक है, बहुत जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन बहरहाल इंसान है। और फॉर्म लग जाने का मतलब ये नहीं होता कि फेलियर नहीं आएगा, फेलियर आएगा, अभी भी आएगा, आता रहेगा। तो हमने क्या करना है, हमने सिर्फ ये एक्सपेक्ट करते हैं, हम सिर्फ बाबर से, भाई आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बाबर से कह रहा हूँ कि जिस दिन आप टिक जाओ उस दिन कोशिश करना पाकिस्तान को मैच जिता दो। ठीक है, बड़ा स्कोर लगा के। अगर बड़ा टारगेट है तो तेज खेलना पड़ेगा, छोटा टारगेट है तो नॉर्मल अपने गेम से चले जाओ। लेकिन जिस दिन टिको उस दिन इम्पैक्ट छोड़ देना, और जिस दिन ना टिक सको और आउट हो गए तो हमें आपसे कोई शिकायत नहीं है, दुनिया का बड़े से बड़ा प्लेयर आउट होता है। ठीक है, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, और आपकी फॉर्म के लिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ। मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है आपसे कि आप हर मैच में आके 150 रन करोगे। जो ऐसे एक्सपेक्ट करते हैं वो करें और अपने आप को खुद तकलीफ दें। मेरी एक्सपेक्टेशन सिर्फ इतनी है, जिस दिन टिको मैच को लगाना साइड पे, नहीं टिक सकते कोई बात नहीं, आउट हो जाते हैं, सबको, हर कोई आउट होता है। बस आज की वीडियो यहीं तक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, वीडियो को लाइक कर लिएगा। कल मिलते हैं आपके साथ, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।